नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, कलकत्ता में सड़क के किनारे एक भिखारी सोया हुआ था। तभी दोस्तों गोलियों की आवाज़ से वह उठकर बैठ जाता है और देखता है कि 4 क्रिमिनल हाथों में दोस्तों पिस्टल लिए एसपी साहब के ऊपर फायर पे फायर कर रहे हैं। दोस्तों एसपी साहब भी हाथों में पिस्टल लिए उनका मुकाबला कर रहे थे और दोस्तों फायर कर रहे थे। दोस्तों बचते बचते हुए, क्योंकि एसपी साहब दोस्तों खुले में थे और वह चारों दोस्तों एक गाड़ी के आड़ में थे। तभी 2 गोली दोस्तों एसपी साहब को लगती है और एक हाथ में और एक पैर में। फिर दोस्तों एसपी साहब के हाथों से छूट के नीचे गिर जाता है और पैर पकड़ करके वो दोस्तों नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों जब उन गुंडों ने कि देखा कि एसपी साहब के हाथों से पिस्टल नीचे गिर गई है, तो दोस्तों चारों गाड़ी से बिल्कुल बाहर निकलते हैं और मुस्कुराते हुए दोस्तों पिस्टल लहराते हुए और ठहाका मारते हुए बोलते हैं, अब तेरा क्या होगा एसपी। दोस्तों एसपी साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं, पुलिस वाला हूँ, मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराता हूं और मौका मिले तुम जालिमों का सौद गिरा जाऊंगा। उनमें से दोस्तों एक अपराधी बोलता है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। बाकी दोस्तों 3 ठहाका लगाते हैं और हाथों में पिस्टल लिए हुए दोस्तों एसपी की तरफ बढ़ते हैं। फिर दोस्तों एसपी साहब अब समझ चुके थे, अब उनका शहीद होने का टाइम आ चुका है। दोस्तों वह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी दोस्तों 4 धमाका होता है और चारों दोस्तों भर भरा के जमीन पर गिर गए थे। दोस्तों एसपी साहब इधर उधर देखते हैं, तभी उनकी नज़र एक भिखारी पे आके अटक जाती है, जो दोस्तों भिखारी रोड के किनारे लेटा हुआ था, पिस्टल में फूंक मारता हुआ अपने गंदे से थैलों में दोस्तों पिस्टल को छुपा रहा था। दोस्तों यह देख करके एसपी साहब को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि एक भिखारी इतना सॉलिड निशाना कैसे लगा सकता है। तभी दोस्तों वह भिखारी एसपी साहब की ओर देख करके बोलता है, कैसे हो अरुण भाई, ठीक तो हो ना आप। फिर दोस्तों एसपी साहब बिल्कुल असमंजस में पड़ जाते हैं कि दोस्तों एसपी साहब मन ही मन में सोचते हैं, अभी मेरे को कलकत्ता आकर 10 दिन ही नहीं हुए हैं और 10 दिन के अंदर ये नाम कैसे मेरा जानता है और मुझे पहचानता भी कैसे है। दोस्तों वो भिखारी कौन था और एसपी साहब को कैसे पहचाना था और उसका निशाना दोस्तों इतना तगड़ा कैसे था, एक भिखारी होकर के इतना सटीक कैसे था। आखिर दोस्तों क्या रहस्य है उस भिखारी का, आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं हम इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले, आप लोगों से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे, आपको ऐसी ऐसी कहानियां मैं लाता रहूं। दोस्तों यह कहानी बिहार से शुरू होती है। वहां दोस्तों 2 दोस्त रहा करते थे, अरुण और विशाल। दोस्तों दोनों के पिता फौज में थे और दोनों बच्चे के खून में दोस्तों देशभक्ति भरी हुई थी। दोस्तों वह बचपन से ही एकदम देशभक्ति टाइप के बच्चे थे और दोस्तों स्कूल में हर गेम में वो दोनों एक्टिव रहते थे। जब वो दोनों हाई स्कूल में दोस्तों पढ़ रहे थे तो एनसीसी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे करके दोस्तों समय गुजरता है और समय निकलता है और वो दोस्तों 10वीं पास करके कॉलेज में आ चुके थे और कॉलेज में दोस्तों एनसीसी उनसे फायरिंग कराई जाती है। दोनों को दोस्तों फायरिंग के तरीके सिखाए जाते हैं। दोनों को दोस्तों ध्यान लगाकर सब कुछ सीखते हैं वहां पर रह करके। दोस्तों अव्वल नंबर 1 और निशानेबाज बन जाते हैं। अब दोस्तों इस निशानेबाजी की वजह से उनके कॉलेज में उन्हें बहुत सारा दोस्तों प्राइज मिलता है, इनाम मिलता है, मेडल मिला था। और दोस्तों स्टेट गवर्नर की ओर से, जहाँ के वो रहने वाले थे, वहाँ का भी प्राइज मिला था, सर्टिफिकेट भी मिला हुआ था। दोस्तों निशानेबाजी का दोनों अपने कॉलेज का, अपने एनसीसी कैडर का बड़े ही दोस्तों अच्छे शूटर थे और अच्छे निशानेबाज होते हैं। दोस्तों दोनों का शौक था, दोनों का अरमान था कि आईपीएस अधिकारी बनना
और दोस्तों आईपीएस अधिकारी बन करके वो दोस्तों अपने समाज की, अपने देश की दोस्तों सेवा करना, ताकि दोस्तों क्राइम को जड़ से मिटा सकें। दोस्तों अरुण और विशाल दोनों का दोस्तों एक फेमस डायलॉग था। जब भी दोस्तों दोनों एक दूसरे से मिलते थे तो दोस्तों एक डायलॉग जरूर बोलते थे कि चीर कर रख दूंगा, खून बहा दूंगा, लहू सीने का चीर बहा दूंगा, लहू सीने का, अरे यही तो मजा है वर्दी में जीने का। दोस्तों समय बीतता गया, दोनों को दोस्तों ग्रेजुएट कंप्लीट हो गई, ग्रेजुएशन कर लिए। अब दोस्तों कंपटीशन की तैयारी करते हैं और दोस्तों यूपीएससी का फॉर्म भर देते हैं, जो हमारे देश में सबसे बड़ी परीक्षा है। दोस्तों दोनों बहुत ही जिद्दी थे और बहुत ही जुनूनी थे। दोस्तों यूपीएससी भी पास कर जाते हैं और आईपीएस अधिकारी आखिर बन ही जाते हैं। आप कहते हैं ना दोस्तों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार कभी हरा नहीं सकती। तो दोस्तों उनके साथ भी ऐसा ही होता है, वो दोनों बच्चों के साथ। दोस्तों वो जीत जाते हैं आखिर और यूपीएससी कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोस्तों दोनों दोस्त बहुत दोस्तों खुश हो जाते हैं और उन्हें दोस्तों मौका मिल गया समाज की सेवा करना, अपने देश की सेवा करना। अपने पिता को बताते हैं, उनके पिता भी दोस्तों बहुत ही खुश होते हैं। अब दोस्तों समय आ जाता है दोनों के ट्रेनिंग में जाने का। फिर दोस्तों दोनों दोस्त ट्रेनिंग में जाते हैं और दोस्तों मन लगा कर सीखते हैं, मन बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग करते हैं। वो दोस्तों दोनों अपने अपने कैडर का सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट साबित होते हैं और वहाँ भी दोस्तों उन्हें निशानेबाजी में मेडल मिलता है और अपने कोर्स का बेस्ट फायरर होते हैं। अब दोस्तों वो दोस्त बिछड़ने वाले थे दोनों, उनका समय दोस्तों बिल्कुल नज़दीक आ गया था। दोस्तों दोनों एक दूसरे से अलग होने का, क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग समाप्त हो गई और विशाल की दोस्तों पोस्टिंग कलकत्ता कर दी जाती है और दोस्तों अरुण की जो पोस्टिंग है वह उत्तर प्रदेश में कर दी जाती है। अब दोस्तों दोनों दोस्त अपने ही जगह पर दोस्तों अपने अपने एरिया का, माफिया का दोस्तों सफाया करना शुरू कर देते हैं। दोनों दोस्तों अपने अपने इलाके का दोस्तों थाने में एक बोर्ड लगवाते हैं। दोनों वहां लिखवाया है कि दिन हो या रात हो, धूप हो या बरसात हो, पुलिस हमेशा आपके साथ है। दोस्तों इसका पब्लिक पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और पब्लिक उन पर दोस्तों आखिर भरोसा करने लगती है। आपको पता है दोस्तों कलकत्ता महानगर है, यहाँ दोस्तों क्राइम बहुत बड़े पैमाने पर होता है और दोस्तों विशाल साहब वहाँ का दोस्तों क्राइम समाप्त करने का मन में ठान लेते हैं और दोस्तों माफिया का इनकाउंटर करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों माफियों में दहशत होती है, लेकिन उनके अंदर एक दोस्तों जिद सी हो गई थी कि विशाल को समाप्त कर देना, उसको मार देना। अब दोस्तों बड़े बड़े माफिया आपस में मीटिंग करने लगे कि अगर कलकत्ता में रहना है चैन से, अगर तो बड़े पैमाने पर काम करना है तो इस विशाल जो एसपी आया हुआ है अपने लाइन से हटाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। पहले तो दोस्तों बड़े बड़े नेता यहाँ तक कि मंत्री उस पर दबाव डालते हैं अफसर के ऊपर कि विशाल एनकाउंटर ना करे, क्योंकि दोस्तों ये पकड़ता नहीं था, मुजरिम को सीधा ठोंक देता था अपनी कट्टे से और दोस्तों कहता था कि तुम सरकारी कोई दामाद नहीं हो, कोई स्पेशल नहीं हो, तुम्हें जेल में ले जा कर के मैं खाना खिलाऊंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा और दोस्तों सीधा इनकाउंटर करता था। अब दोस्तों कलकत्ता में दोस्तों एसपी विशाल इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाने लगा और दोस्तों उसकी बड़ी दहशत थी। अब दोस्तों इधर अरुण उसका दोस्त, वो भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में यही काम करना शुरू कर दिया था। यह भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में माफियों का सफाया करना शुरू कर दिया था और यह भी एनकाउंटर दोस्तों स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाने लगा था। अब दोस्तों आइए दिन आखिर बार में टीवी न्यूज़ में विशाल और अरुण का नाम दोस्तों फेमस रहता था, आया ही करता था। दोस्तों विशाल के ऊपर बड़े अफसरों का दबाव आता और दोस्तों बड़े बड़े यहाँ के नेता मंत्री का भी उसके ऊपर विशाल पर दबाव आता। तो दोस्तों एनकाउंटर ना करें, लेकिन दोस्तों विशाल की बात नहीं मानता था। जब भी मौका मिलता था दोस्तों वह
ठोक ही देता था। अब दोस्तों माफियों की तरफ से, गुंडों की तरफ से विशाल को धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी दोस्तों। लेकिन विशाल जो था इस धमकी को दोस्तों कोई परवाह ही नहीं करता था, बिल्कुल डरने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि दोस्तों इसकी कोई कमजोरी थी नहीं। और दोस्तों समय गुजरता है दोस्तों, उसके माता पिता उसे फोन करते हैं विशाल को, तुम्हारे लिए एक लड़की हमने देखा है, आके देख जाओ। दोस्तों विशाल जाता है और छुट्टी में लगभग 1 महीने का, और गांव में जाकर दोस्तों सीधा शादी करके वापस आ जाता है। अपने माता पिता को बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को कलकत्ता ले जा रहा हूं, अपनी वाइफ के साथ दोस्तों कलकत्ता। अब दोस्तों यह बात पुलिस महकमा के साथ साथ गुंडा माफियों में भी दोस्तों प्रचलित हो गया था कि विशाल साहब ने शादी कर लिया था। अब दोस्तों माफिया लोगों को एक कमजोरी की कड़ी मिल गई थी। अब दोस्तों विशाल की यह माफिया विशाल की धमकी देते थे कि अगर तू एनकाउंटर बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार देंगे। लेकिन दोस्तों विशाल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। दोस्तों 2 साल के बाद लगभग विशाल को एक बेटा भी होता है, और दोस्तों विशाल का बाप बन चुका था अब, और बहुत ही दोस्तों खुश था अपने जीवन में। तभी दोस्तों माफियों ने एक मीटिंग किया उसी कलकत्ता के शहर में, और उस मीटिंग में दोस्तों निर्णय होता है कि विशाल की कमजोरी कड़ी और उसकी पत्नी और उसके बच्चे अब दोस्तों उसे मार दिए जाएं। अब तो सारे मिलकर उसे क्वार्टर में दोस्तों अटैक कर देते हैं, और उस टाइम दोस्तों विशाल ड्यूटी पर था। तभी दोस्तों उसका एक पड़ोसी का फोन आता है, और वह बोलता है साहब आपके घर में कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है। दोस्तों विशाल आनंद फानन में विकास दल बदल लेकर के अपने क्वार्टर पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों वहां देखता है कि अपनी पत्नी का लहलुहान लाश और कई गोलियां लगी हुई थी, और दोस्तों छोटे दूध मुहे बच्चे को भी दोस्तों गोली लगी हुई थी, और दोस्तों दोनों की जो दोस्तों डेथ हो गई थी। अब दोस्तों विशाल पगला जाता है, वह बिल्कुल पागल सा हो गया था, क्योंकि दोस्तों वह पत्नी और अपने प्यारे बच्चों को बहुत प्यार करता था। अब दोस्तों वह कसम खाता है अपनी पत्नी के लाश पर, अपने बच्चे के ही लाश पर, इस मुंबई में मैं माफिया को जड़ से मिटा दूंगा। तभी दोस्तों विशाल दिन रात ड्यूटी में लग जाता है, और माफिया को सफाया करने के लिए सब बिल्कुल पागल हो चुका था। दोस्तों जहां भी उसे मौका मिलता था माफिया को बंदूक से ठोक देता था। अब दोस्तों बड़े बड़े अफसर उसे समझाने लगे कि कोई तो वार्निंग देने लगे कि किसी की बात तो नहीं मानता था। एक दिन दोस्तों वो अपने बड़े अवसर पर ही दोस्तों पिस्टल टान लिया था, और बोलता था कि आप अगर माफिया की हिमायत करोगे तो एक दिन मैं आपको भी दोस्तों ठोक दूंगा। दोस्तों उसके बड़े बड़े अफसर भी डर जाते थे, उसके यहाँ तक सीनियर भी डर जाते थे। जब दोस्तों विशाल किसी काबू में नहीं आता है तो बड़े बड़े माफिया, यहाँ तक कि मंत्री, नेता और बड़े बड़े ऑफिसर्स दोस्तों मीटिंग करते हैं कि विशाल का मुख्यालय में भेज दिया जाए, और दोस्तों ऐसा ही होता है। विशाल की दोस्तों पोस्टिंग आती है, उसे दोस्तों कोलकाता के मुख्यालय बुला लिया जाता है। अब दोस्तों विशाल के सारी चाल समझ चुका था, लेकिन दोस्तों अपनी पत्नी की लाश पर दोस्तों उसने कसम खाई थी, अपने बेटे की लाश पर उसने कसम खाई थी कि यहाँ पर क्राइम मुक्त कर दूंगा। अब दोस्तों विशाल भी एक चाल चल देता है। अब दोस्तों अपनी सरकारी गाड़ी से वह जा रहा था एक दिन, और ये खाई में दोस्तों गाड़ी को गिरा देता है, और दोस्तों पहले से ही प्लानिंग उसकी सेट होती है, और गाड़ी गिरने से दोस्तों चंद सेकंड पहले ही दोस्तों वह गाड़ी से कूद करके खाई के साइड हो जाता है। अब दोस्तों विशाल चारों तरफ दोस्तों न्यूज पर आ जा गया था कि विशाल एसपी साहब गाड़ी का दोस्तों एक्सीडेंट हो गया है और खाई पर गिर गई है। अब दोस्तों अनन फनन में पुलिस दल आती है, और बचाव राहत वाले भी दोस्तों वहां पर मौजूद हो जाते हैं, और गाड़ी को दोस्तों किस तरह निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों गाड़ी में आग लग चुकी थी, और विशाल की लाश को दोस्तों खोजा जाना बिल्कुल नामुमकिन था। दोस्तों विशाल की लाश नहीं मिलती है। अब सब दोस्तों अनुमान लगाते हैं कि गाड़ी पलटने
से पहले विशाल की हो सकती है कि लाश गिर गई हो। अब दोस्तों कहीं बहुत ढूंढा जाता है लेकिन विशाल की लाश बिल्कुल नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों बड़े अफसरों में और दोस्तों यहाँ तक कि माफियों में, मंत्रियों में दोस्तों सुकून आ गया था। अब दोस्तों चैन की नींद सो रहे थे और खूब जश्न मना रहे थे। लेकिन दोस्तों उनका यह चैन, उनका यह खुशी कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों का मेहमान था। अब दोस्तों ऐसा उन्हें लग रहा था कि कलकत्ता में आए दिन कभी भी किसी दोस्तों 4-5 आदमी को मारा जाता था, फिर दोस्तों दूसरे दिन तो 4 से 5-6 आदमी को भी मार दिया जाता था। अब दोस्तों आपस में गैंगवॉर की स्थिति पैदा हो गई थी। एक गैंग वाले दोस्तों समझते थे कि अपना वर्चस्व कायम करने के लिए दूसरे गैंग वालों ने हमारे ऊपर अटैक किया है, हमारे आदमियों को मारा है, तो दूसरे गैंग वाले भी यही समझते थे उस गैंग वाले ने हमारे आदमियों को मारा है। और दोस्तों एक दूसरे पर वो दोनों दोस्तों अटैक कर देते थे और दोस्तों कलकत्ता की स्थिति दोनों दोस्तों बेकाबू हो जाती है। और दोस्तों बड़े बड़े अफसर का वहाँ पर मीटिंग होता है कि बड़े बड़े वहाँ के नेता मंत्री भी आते हैं, वहाँ दबाव आता है कि कलकत्ता को काबू में कैसे करें। अब दोस्तों बड़े बड़े अफसर मीटिंग करते हैं कि यहाँ एक ईमानदार आदमी चाहिए और ईमानदार पुलिस वाले को दोस्तों चुन चुन करके कलकत्ता में लाया जाता है। अब दोस्तों इसी क्रम में दोस्तों उत्तर प्रदेश अरुण को भी दोस्तों लाया जाता है, क्योंकि वह भी दोस्तों ईमानदार था, क्योंकि वह भी दोस्तों कर्तव्यनिष्ठ था और अच्छे निशानेबाज भी था। अब दोस्तों सभी अफसर बोलते हैं कि जब तक विशाल जिंदा था तब तक क्राइम पर कुछ न कुछ तो कंट्रोल था, लेकिन दोस्तों विशाल के जाते ही क्राइम तो और बेकाबू हो गया। लेकिन दोस्तों यह बात थी कि गुंडे रात दोस्तों 1 से 2 मर रहे थे आपस में गैंगवॉर करके, लेन यह बात कोई समझ नहीं रहा था हो रहा क्या। अब दोस्तों एसपी साहब यानी अरुण को बुलाया जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश अरुण कुमार वहां पर आते हैं यानी कलकत्ता में, वहां सारे फाइल की रीडिंग करते हैं एक एक करके के, और दोस्तों विशाल के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। और उन्हें बड़ा अवसर होता है क्योंकि वह दोस्तों उनका दोस्त था, वह भी दोस्तों कसम खा लेता है कि मैं विशाल की कसम को पूरा करूंगा, यानी कि दोस्तों कलकत्ता को क्राइम मुक्त कर दूंगा जैसा विशाल चाहता था। अब दोस्तों अरुण भी उसे के नक्शे कदम पर चल रहा था, यहाँ तक निकल रहा था। वो एनकाउंटर करना दोस्तों शुरू कर देता है। वो एक बार फिर दोस्तों कलकत्ता में खलबली मच जाती है। बोला एक तो पहले विशाल था, अब दूसरा अरुण अब कहां से आ गया। अब दोस्तों अरुण भी दोस्तों किसी अफसर के किसी दबाव का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो दोस्तों अपने एक मन का ही करता है। और दोस्तों वह बेखौफ जहां भी मौका मिलता माफियों को ठोकना शुरू कर देता था बिना किसी इजाजत का, और उसमें दौड़ा दौड़ा कर माफियों को मार रहा था। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि अरुण ड्यूटी से समाप्त करके अपने क्वार्टर की ओर दोस्तों जा रहा था जहां पर उसका निवास था। तभी दोस्तों ये गाड़ी के सामने से आकर रुकती है और उसमें से दोस्तों लगभग 4 से 5 माफिया निकलते हैं और पिस्टल लिए और दोस्तों अरुण के ऊपर फायर पे फायर करने लगते हैं। अब दोस्तों अरुण भी बहादुर एसपी था, वो भी दोस्तों फटाफट छलांग लगा देता है और गाड़ी खोल करके बाहर निकल जाता है, अपने दोस्तों पिस्टल निकाल लेता है और जवाबी पे फायर देना शुरू कर देता है। दोस्तों यह फायर की आवाज से उस रोड के किनारे एक भिखारी सोया हुआ था, लगभग रात का समय था, और दोस्तों उठकर वह बैठ जाता है और वह देखता है कि एसपी अरुण के ऊपर 4-5 बदमाश फायर पे फायर कर रहे हैं और चारों बदमाश गाड़ी कोर्ट में थे और दोस्तों एसपी साहब बिल्कुल खुले में थे और वो अपना बचा भी रहे थे अपने आप को और बदमाशों के ऊपर दोस्तों फायर पे फायर भी कर रहे थे। तभी दोस्तों 2 गोली चलती है और एसपी के दोस्तों हाथों में लगती है, एक दोस्तों उनके पैर में लगती है, फिर दोस्तों अरुण की पिस्टल के छूट करके दोस्तों धरती पे गिर जाती है और वो लड़खड़ा करके वह भी नीचे गिर जाता है। तभी दोस्तों माफिया देखते हैं कि अरुण का पिस्टल नीचे गिर चुका है, तो दोस्तों चारों गाड़ी की ओर से तो बाहर निकलते हैं और दोस्तों पिस्टल
लहराते हुए, ठहाके मारते हुए, हंसते हुए एसपी साहब अरुण की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों एसपी अरुण ने ऐसा समझ लिया था कि मेरा शहीद होने का वक्त आ गया है, यही मेरा लग रहा है टाइम है। दोस्तों वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तब तक दोस्तों हवा में 4 फायर होता है। उन चारों बदमाश के दोस्तों चीख बदल में चीख जाती है। जब दोस्तों एसपी हड़बड़ा करके अपनी आंखों को खोलते हैं तो देखते हैं कि चारों बदमाश के सिर पे सुराख हुआ पड़ा हुआ है, वह पड़े हुए हैं धरती पर, धराशायी हो चुके हैं। जब दोस्तों उनका नजर इधर उधर देखते हैं तो दोस्तों भिखारी जो था वह महिला कुचल जैसे भिखारी बैठा हुआ था और रोड के बगल में दोस्तों सुनसान इलाके में और उसने पिस्टल को अपने गंदे से झोले में छिपा रहा था। दोस्तों यह देख करके एसपी अरुण हक्के बक्के हो जाते हैं और दोस्तों ये भिखारी को इतना तगड़ा निशाना कैसे हो सकता है, इतना सटीक निशाना कैसे हो सकता है, और दोस्तों बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। और चारों के सिर में ही दोस्तों गोली मारी क्योंकि मौका नहीं दिया। भिखारी तरफ बड़ा ही दोस्तों अचमंजस में पड़ जाता है, यहाँ तक बहुत हैरान हो जाता है। तभी दोस्तों वह भिखारी बोलता है, कैसे अरुण, ठीक तो हो ना? तभी दोस्तों एसपी अरुण और भी असमंजस में पड़ जाता है। वो अपने मन में दोस्तों सोचने लगता है कि अभी मेरा कलकत्ता आए लगभग 10 से 12 ही दिन हुआ था और यह मुझे पहचानता भी है, यह मेरा नाम कैसे जानता है। और वह अपना दर्द भूल कर वह दोस्तों भिखारी की तरफ बड़ा ही गौर से देखने लगता है। तभी दोस्तों वह भिखारी मुस्कुराता हुआ बोलता है, चीर कर बहा दूंगा, लहू सीने का चीर कर बहा दूंगा, लहू सीने का यही तो मजा है बिना वर्दी में जीने का। दोस्तों यह डायलॉग जैसे ही दोस्तों भिखारी बोलता है अपने मुंह से, अरुण साहब एकदम उछल के दोस्तों खड़े हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अपना दर्द परवाह ना करते हुए दोस्तों आकर उससे गले से लिपट जाते हैं और बोलते हैं, अरे विशाल तुम तो जिंदा हो। अब मारे खुशी के मारे दोस्तों दोनों रोने लगते हैं। और दोस्तों वो भिखारी बोलता है, जो कि सच में असल में एसपी विशाल दोस्तों थे, कि ज़्यादा बातें मत करो, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तुम्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। दोस्तों उसे कंधों पर उठाता है, अरुण की गाड़ी पर ले जाता है और उसे दोस्तों तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। और वहाँ से दोस्तों पुलिस टीम को फ़ोन कर देता है कि तुम्हारे एसपी साहब यानी अरुण को गोली लगी हुई है। फिर दोस्तों वहाँ पर पुलिस की टीम आनन फानन में पुलिस पहुँचती है और पुलिस पहुँचने से पहले ही दोस्तों विशाल अपने दोस्त अरुण से कसम ले लेता है कि तुम एक बात को किसी को मत बताना, हम तुमसे बाद में संपर्क करेंगे। फिर दोस्तों अरुण भी दोस्तों किसी को कुछ नहीं बोलता है। जब दोस्तों वह उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, बिल्कुल फिट हो जाता है, तो एक दो दिन विशाल को उसके मिलने आता है, उसे अपने घर ले जाता है और सारी कहानी अपनी बताता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।